हेलो स्टूडेंट्स। एक ग्लूकोज से कितने एटीपी सिंथेसाइज होते हैं आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर ये समझ में आ गया तो नीट में 4 नंबर पक्का। सबसे पहले हम समझेंगे बेटा स्टेप बाय स्टेप, साइकिल बाय साइकिल, कितने एटीपीज, कितने एनएडीएच एंड कितने एफएडीएच2 सिंथेसाइज होते हैं। एंड देन एंड में हम कैलकुलेट करेंगे कैसे एक ग्लूकोज से 38 एटीपी सिंथेसाइज होते हैं। So let's begin with the glycolysis, the very first cycle of respiration. सो बेटा ग्लाइकोलाइसिस में हम सबसे पहले देखेंगे कि एटीपी यूज, 2 एटीपी यूज होते हैं कौन कौन से स्टेप में। अब इस वीडियो के अंदर बेटा मैं तुम्हारे लिए स्पेशली ये लेके आई हूँ कि कौन कौन से स्टेप में ये एटीपी यूज हो रहा है और एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है। तुम्हें नीट में डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लेट्स से क्वेश्चन आ गया कि क्रेब्स साइकिल के कौन से स्टेप में एनएडीएच सिंथेसाइज हो रहा है। 4 स्टेप्स के ऑप्शन आ गए और तुम्हें एक स्टेप चूज करना है। अगर तुम्हें रेस्पिरेशन थोड़ा सा भी पहले से आता है तो खाली ये वीडियो देख के 80% तुम्हारा चैप्टर नीट के लिए डन, फाइनल डन हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। हमारे पास है बेटा ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब हमने कन्वर्ट किया इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तो जो हमने ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फेट लगाया है वो फॉस्फेट कहाँ से आया? इट इज डोनेटेड बाय एटीपी। एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी आया, ये कन्वर्ट हुआ एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाकर अटैच हो जाती है ग्लूकोज के साथ, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। इस स्टेप में हमने एक एटीपी यूज कर ली। दूसरी एटीपी यूज होती है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने कन्वर्ट करना है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के अंदर। पहले फ्रक्टोज के पास एक फॉस्फेट है, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर जिसके पास 2 फॉस्फेट हैं। सो फ्रक्टोज से ये कन्वर्ट हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसमें भी हमें एक ऐसा ग्रुप चाहिए जो एटीपी से फॉस्फेट डोनेट करवा पाए, तो हमने एटीपी को ब्रेक किया, एडीपी में कन्वर्ट हुआ, फॉस्फेट जाकर अटैच हो गई फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एंड बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ये 2 स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस में बेटा जी 2 एटीपी यूज होती हैं इन टोटल। ये हो गया यूज की बात। अब है एटीपी फॉर्म कहाँ कहाँ होती है। पहली बात बेटा एटीपी 4 फॉर्म होती हैं टोटल। कितनी एटीपी बनती हैं बेटा? 4। उसके बाद हम देखते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप में हमारे पास बेटा 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। किसके? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। जब बेटा ये कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में तो हमारे पास एक एटीपी बनती है। ग्लाइकोलाइसिस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो अगर ये खुद 2 है तो ये कन्वर्ट भी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 बनेंगे, राइट? अब बेटा अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि 2,1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहाँ से आए, होना एक चाहिए जब हमने स्टार्ट एक ग्लूकोज से किया है, तो ये समझने के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मैं तुम्हें ये टॉपिक समझा दूंगी एक सेपरेट वीडियो में कि कैसे हमारे पास एक ग्लूकोज से यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुए। तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें भी हमारे पास एक एटीपी सिंथेसाइज हुई एक मॉलिक्यूल से। तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ टोटल 2 एटीपीज फॉर्म हो गई। तो अभी तक हम 2 बना चुके हैं। उसके बाद बेटा जी सिमिलरली अगर ये दोनों 2-2 मॉलिक्यूल्स थे तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल्स जिन्होंने बना लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुविक एसिड। इसमें भी बेटा हमारे पास एक मॉलिक्यूल से एक एटीपी सिंथेसाइज होगी। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इन टोटल 2 एटीपी सिंथेसाइज हुई है। अगर थोड़ा सा तुम इसे भी अच्छे से देखोगे,
इनिशियली हमारे पास 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 फॉस्फेट थे, बाद में इसमें से एक फॉस्फेट निकला जो एडीपी के साथ कंबाइन होकर एटीपी बना रहा है और प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ एक फॉस्फेट बचा। सिमिलरली फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में भी इसके पास फॉस्फेट था, बाद में ये कन्वर्ट हो गया पाइरुविक एसिड में। फॉस्फेट जो बाहर निकला वो एडीपी के साथ अटैच होके एटीपी बना रहा है। तो इस तरीके से बेटा इस स्टेप में भी हमारे पास 2 एटीपीज फॉर्म हुए। तो अगर हम टोटल एटीपी फॉर्म देखें, दोज आर 4 एटीपीज, 2 इन दिस स्टेप, 2 इन दिस स्टेप। अब हमने यूज किए 2 एटीपी, फॉर्म हुए 4 एटीपी, तो हमारे पास नेट एटीपी गेन कितना है? नेट एटीपी गेन इन ग्लाइकोलाइसिस इज 2 एटीपीज। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास NADH। एक ग्लाइकोलाइसिस में टोटल 2 NADH मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। एंड याद रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझने के बाद हमें समझ आता है कि 1 NADH is equals to 3 ATPs. Very important for total ATP calculation that 1 NADH is equals to 3 ATPs. जब एक NADH ETS में पार्टिसिपेट करेगा, एंटर करेगा, तो ये टोटल 3 ATPs फॉर्म करेगा। सो हमारे पास टोटल 2 NADH फॉर्म हो रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस में। कौन से स्टेप में? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जब बेटा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। अगर यहाँ ये ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? NAD पॉजिटिव, जिसकी खुद की क्या होगी? रिडक्शन। रिडक्शन से क्या बनेगा? NADH। सो हमारे पास बेटा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगेन यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो NADH भी कितने बनेंगे? 2। NADH कितने बन रहे हैं? 2। याद रखना 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATPs, तो टोटल 6 ATPs बन जाएंगी जब ये NADH जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द ATP सिंथेसिस इन ग्लाइकोलाइसिस। अब बेटा जी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच में एक रिएक्शन आता है विच इज लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में जो पाइरुविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस में बना उसे कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोए में, सो दैट दिस एसिटाइल कोए कैन एंटर इनटू द क्रेब्स साइकिल। ओके, सो यहां पर भी बेटा देखो NADH बनता है। एक पाइरुविक एसिड से एक NADH बन रहा है, बट एक चीज याद रखना जिसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं बेटा, एक ग्लूकोज 6 कार्बन का बना हुआ है एंड एक पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का बना हुआ है। तो एक ग्लूकोज के पास पोटेंशियल है 2 पाइरुविक एसिड बनाने का। हम यहाँ देख रहे हैं दैट एक पाइरुविक एसिड से एक NADH फॉर्म हो रहा है। तो एक ग्लूकोज का कैलकुलेशन जब हम ले रहे हैं तो हम एक पाइरुविक एसिड कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 2 लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलाइसिस हुआ, पाइरुविक एसिड 2 बने, दोनों पाइरुविक एसिड जब लिंक रिएक्शन में एंटर करेंगे दोनों एक एक NADH बनाएंगे। सो इन टोटल लिंक रिएक्शन में ATPs कितनी हो गई? 6। नेक्स्ट वी हैव क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के अंदर बेटा जी एक GTP फॉर्म होती है। अब यहाँ पर भी सेम है, हमारे पास एक पाइरुविक एसिड से एक एसिटाइल कोए बना है, बट हमें एसिटाइल कोए भी यहाँ 2 बनेंगे क्योंकि पाइरुविक एसिड 2 बने हैं। दोनों पाइरुविक एसिड एक एक एसिटाइल कोए बनाएंगे, दोनों ही एसिटाइल कोए फिर 2 क्रेब्स साइकिल करेंगे। बट यहाँ जो आपके सामने कैलकुलेशन है दिस इज फॉर 1 क्रेब्स साइकिल, बट एक ग्लूकोज से टोटल 2 क्रेब्स साइकिल होंगे। सो एक क्रेब्स साइकिल में GTP एक फॉर्म होगा, वो भी कौन से स्टेप में फॉर्म हो रहा है बेटा जी? जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स। जब सक्सिनाइल कोए सक्सिनेट में कन्वर्ट होगा तो एक GTP फॉर्म होगा।
नेक्स्ट, NADH कितने फॉर्म हो रहे हैं? 3. अगेन 1 NADH इज इक्वल्स टू 3 ATPs. कौन से स्टेप में बन रहे हैं बेटा ये 3 NADH? नंबर 1, आइसोसिट्रेट जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है तब एक NADH बन रहा है. जब अल्फा कीटो ग्लूटारेट सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एक NADH बन रहा है. जब मैलेट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एक NADH बन रहा है. फिर से रिपीट करते हैं, जब आइसोसिट्रेट अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कन्वर्ट हो रहा है तब एक NADH बन रहा है. अल्फा कीटो ग्लूटारेट जब सक्सिनाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एक NADH बन रहा है. मैलेट जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तब भी एक NADH की फॉर्मेशन हो रही है. सो इन टोटल 3 NADH आर फॉर्म्ड. एक NADH के अंदर 3 ATPs, तो टोटल 9 ATPs आर फॉर्म्ड हियर. क्लियर? नेक्स्ट, FADH2. Total 1 FADH2 are formed, and 1 FADH2 is equals to 2 ATPs. Mark it. 1 NADH is equals to 3 ATPs. 1 FADH2 is equals to 2 ATPs. एक FADH बन रहा है तो टोटल 2 ATPs फॉर्म हो रहे हैं. F for fumarate, F for FADH2. तो जब सक्सीनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पर FADH2 की फॉर्मेशन हो रही है. अब अगर मैं टोटल ATPs काउंट करूं तो 1 ATP, GTP is ATP, guanosine triphosphat, guanosine adenosine, both are purines, so that is why both are same. So 1 ATP is here, 9 ATPs and 2 ATPs, so total 12 ATPs are formed in one Krebs cycle. But when we are talking about one glucose molecules, then 2 Krebs cycles are involved. So that means in total 24 ATPs are formed in one glucose molecule calculation. Clear? Now this is the overall respiratory balance sheet where I have mentioned that glycolysis के अंदर net जब भी तुम ATP कैलकुलेशन करोगे तो नेट ATP कितनी बन रही है? 2. NADH कितने बन रहे हैं? 2, विच इज इक्वल टू 6 ATP. FADH की कोई फॉर्मेशन नहीं है. लिंक रिएक्शन में अब यहां पर भी हम क्योंकि ये कैलकुलेशन 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल की है तो इसीलिए बेटा जी हम लिंक रिएक्शन यहाँ ऑलरेडी 2 ही लेके चल रहे हैं. एक लिंक रिएक्शन के अंदर एक NADH बन रहा था, 2 लिंक रिएक्शन के अंदर 2 NADH बनेंगे, सो टोटल 6 ATPs. 2 क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 GTP बनेंगे एंड 6 NADH बनेंगे विच इज इक्वल टू 18 ATPs एंड 2 FADH2 बनेंगे विच इज इक्वल टू 4 ATPs. इन सबको अगर ऐड करेंगे तो 6 plus 6 + 6 12, 12 + 18 30, 30 + 4 34, 36, 38. So total 38 ATPs are formed from one glucose molecule in aerobic respiration. Clear? So I hope पूरा तुम्हें समझ में आया ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कहाँ ATP बन रही है, कहाँ NADH बन रहा है, लिंक रिएक्शन में कहाँ NADH बन रहा है, क्रेब्स साइकिल में कहाँ NADH, FADH2 एंड GTP की फॉर्मेशन हो रही है एंड कैसे हमने टोटल करके 38 ATPs नेट निकाले हैं फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स डिस्कस सम PYQs. First PYQ is the overall goal of Krebs cycle, glycolysis and the electron transport system is the formation of. जो ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है, लिंक रिएक्शन है, उन सभी का एट लास्ट गोल क्या है? ATP फॉर्मेशन, ये तो है ही है. अब ATP सिंथेसिस 2 स्टेप्स में गिवन है. एक है इन वन लार्ज रिएक्शन कि एक ही बारी में ATP बना लो. नो, हमेशा बेटा याद रखना जब भी रेस्पिरेशन आएगी इट इज ऑलवेज अ स्टेप वाइज रिएक्शन. हर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेंगे, हर छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर ATP थोड़ी थोड़ी बनेगी. Why? So that same ATP can be conserved. So it is always in
small stepwise reactions. So the answer is D. Not in one large step. ATP is always synthesized in small steps. Next, during which stage in the complete oxidation of glucose, when they are saying complete oxidation of glucose, that means they are saying aerobic respiration, because anaerobic respiration is incomplete oxidation of glucose, are the greatest number of ATP molecules are formed from ATP. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि कौन से स्टेप में सबसे ज्यादा एटीपी फॉर्म होती है. अब थोड़ा सा याद करो, ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा टोटल एटीपी कितनी थी 8, बट एक्चुअल एटीपी बनी कितनी थी 2. जो 6 एटीपीज आई हैं वो तब बनी है जब NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा. लिंक रिएक्शन में कोई एटीपी नहीं बनी थी, NADH बना था. वो NADH एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब एटीपी बनेगी. सिमिलरली क्रेब्स साइकिल में सिर्फ एक एटीपी बनी थी. 11 एटीपी जो बनी है FADH2 एंड NADH से, वो कैसे बनेंगी? जब NADH एंड FADH2 एंटर करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, तो सिर्फ 3 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है. अदरवाइज बाकी 35 ATPs are formed in electron transport system. So electron transport chain is the correct answer. How many ATP molecules are produced by aerobic oxidation of one molecule of glucose? So obvious its answer is 38. Option C. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 38 ATPs फॉर्म होते हैं. सो आई होप ये पूरी वीडियो, पूरा टॉपिक तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया. अब इस वीडियो को सुनने के बाद तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, सब अच्छे से क्लियर करो, एंड ऐसे ही और वीडियोस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए फॉलो बायोएज. थैंक यू.